हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर फिलहाल तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और एचपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी विषय का सिलेबस दिया है उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 9 रहने वाली है और इकाई नंबर 1 पढ़ रही हैं। जैसे कि सिलेबस में टोटल 10 यूनिट दी गई हैं, तो पहली यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। यूनिट नंबर 5 और 6 मैं पूरी पढ़ा चुकी हूँ। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें लिख रखा है मैंने पाठ्यक्रम के अनुसार। तो वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट में तो मैंने 9 क्लास डाली हैं, दूसरी प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 5 और 6 और इसके अलावा जो भी आपके सिलेबस से मैंने पढ़ा है वो सारी वीडियोज़ मैंने एक ही जगह पर डाल रखी हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को, और एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें क्योंकि पर डे की वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। अब देखो, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 के अंदर था हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा की जो मैंने पहले वीडियो पढ़ाई, तो हिंदी की हमने पृष्ठभूमि पढ़ी। उसके बाद हिंदी जो आधुनिक आर्य भाषाएं थी हमने वो पढ़ना शुरू किया। तो आधुनिक आर्य भाषाओं को जैसे कि 3 भागों में विभक्त किया गया। एक तो प्राचीन आर्य भाषाएं, एक मध्यकालीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और एक आधुनिक आर्य भाषाएं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हम आज पढ़ेंगे। और प्राचीन आर्य भाषाओं के अंदर हमने वैदिक भाषा और लौकिक भाषा पढ़ा। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं उनकी पहली जो अवस्था थी वो पाली थी। हमने पाली को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा। फिर हमने प्राकृत पढ़ा और फिर हमने अपभ्रंश और अवट और पुरानी हिंदी पढ़ी। ये हमने मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर पढ़ा। और आज से हम शुरू करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक, ठीक है। तो यहाँ से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ा रही हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने हर वीडियो में अपनी बुक का नाम भी बताया है। तो आप यहाँ से देखो, आप सुन सकते हैं बुक का नाम। तो सभी ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया है। आप भी अपनी वो बुक परचेज करके मेरे साथ आप यहाँ से वीडियो देखकर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया आधुनिक आर्य भाषाएं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक कालीन। तो मध्यकालीन आर्य जो भाषाएं थी उसमें पहली अवस्था में पाली, फिर हमने प्राकृत पढ़ा और फिर हमने अपभ्रंश पढ़ा, अवट पढ़ा और पुरानी हिंदी। तो यहाँ पर हम अपभ्रंश, और उसके बाद देखो अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। और हिंदी जो है हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं में आती है। और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। अगर पाली से पहले भी मैं देखूं, जब प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करूं, तो यहाँ पर संस्कृत आ जाता है। ठीक है, तो हिंदी का ये एक सीक्वेंस है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आती है हमारी हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो अब तक जो मैंने 8 क्लासेस अपलोड की हैं आप उन्हें जरूर देख लें। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आधुनिक आर्य भाषाएं जितनी भी है ना, इनका वर्गीकरण किया अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया। अब सभी का वर्गीकरण हम देखेंगे। अगर ये जो पीजीटी एस्टेट का होता तो मैं आपको शायद ये नहीं भी बताती, एक सीधा सिंपल आपको पढ़ा देती, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और उसमें हमें सभी विद्वानों के मत के साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई लेवल का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि टुची पुची बातें जो है आपसे पूछ ली जाएंगी। हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले और हो सकता है आपसे आसान भी पूछ ले। तो हमें बिल्कुल अपनी संपूर्ण तैयारी जो है सिलेबस के अनुसार करके चलना है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ, क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो समापन है वो अपभ्रंश से हुआ था। तो आधुनिक आर्य भाषाएं की शुरुआत भी कहाँ से होगी? अपभ्रंश से होगी। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे हार्नले के अनुसार। और हार्नले ने ये आर्य भाषाओं का, आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया वो सर्वप्रथम इसी ने किया था और 1880 में किया था। तो हार्नले क्या कहता है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इनके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये वर्ण दे रखे हैं और फिर दे
रखी हैं यहाँ पर भाषाएं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर वर्ण, फिर ये भाषाएं। तो पूर्वी गोडियन, फिर इसने पश्चिमी गोडियन, मतलब गोडियन शब्द के साथ इन्हें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी लगा दिया। अगर आपको ट्रिक से बताऊं थोड़ा सा पढ़ना, वैसे तो किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई पढ़ा देता है तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो वर्ण के हिसाब से अगर इसे बांटें, पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। इसके बाद और भी देख लेते हैं। तो इन्होंने हार्नले ने आधुनिक आर्य भाषाओं को 4 वर्णों में विभाजित किया, पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी गोडियन। ठीक है, अब पूर्वी गोडियन के अंदर इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया? तो पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिमी गोडियम के अंदर पश्चिमी हिंदी। देखो, अब पूर्वी हिंदी और वैसे तो हम यही पढ़ेंगे, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, नेपाली और मराठी ऐसे पढ़ते हैं सीधे तौर पर, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान से रखना है, देना है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो पूर्वी गोडियन के अंदर आती है हार्नले के वर्गीकरण के अनुसार। तो पूर्वी हिंदी तो आएगी बंगला, असमिया और उड़िया। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी, ये भाषाएं इन्होंने शामिल की हार्नले ने। और उत्तरी गोडियन के अंदर गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, यानी कि सारी पहाड़ी जो भाषाएं हैं इसके अंदर आ गई हैं। और पूर्वी के अंदर इन्होंने पूर्वी हिंदी, बंगला, असमिया और उड़िया। ठीक है, और पश्चिम के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। ये पंजाब के क्षेत्र में पढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर आप भारत का नक्शा इस तरीके से बना सकते हैं तो ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम। अगर मैप आपके ध्यान में है तो ये चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पूर्व में हमारे यही आ जाते हैं, पूर्वी के अंदर असमी, उड़िया, ये से तो वैसे दक्षिण में आते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्व में इसको डाल रखा है। पश्चिमी वाली आपको समझ में आ जाएंगी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ये पंजाब भी थोड़ा वैसे तो इधर में पड़ता है, तो मैप के हिसाब से तो थोड़ा सा नहीं बनेगी बात। और उत्तरी के अंदर गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, और दक्षिणी गोडियन के अंदर मराठी आती है। तो आपको पता है दक्षिण भारत में मराठी ही बोली जाती है। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा। अब एक शब्द आपको याद, 2 शब्द आपके पास आ रहे हैं, बाहरी आर्य और एक आ रहा है भीतरी आर्य। तो हार्नले ने भीतरी आर्य किसे कहा? कि मध्य देश, जो मध्य के देश थे, तथा केंद्र के आर्य को, यानी कि जो बीच के थे, उनको तो कहा भीतरी आर्य, और इसके दाएं बाएं जितने भी चारों ओर फैले हुए आर्य लोग थे उनको क्या कहा? भारी आर्य कहा। तो ये बात थोड़ी सी बस जस्ट अपने नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है। तो ये पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा किसका? हार्नले के अनुसार। और हार्नले ने 4 वर्णों में विभाजित किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गोड़िये। और पूर्वी के अंदर हम ये भाषाएं पढ़ी, पश्चिम के अंदर ये हैं, उत्तरी के अंदर पहाड़ी आ जाती हैं सारी, और दक्षिण के अंदर मराठी आ जाती है। तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और साथ साथ आपको याद भी हो गया होगा। आप देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनका एक सर्वे, इस नाम से इनका ये तो शोध है या जो भी है, मतलब ये इनका कुछ ग्रंथ कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण क्या कहता है, किसके अनुसार लिंग्विस्टिक सर्वे इन्होंने किया होगा इंडिया के अंदर, तो ये इनका क्या कहता है, इनका वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा? पहले तो इन्होंने किस में बांटा? बाहरी उपशाखा, फिर मध्य उपशाखा, और उसके बाद भीतरी उपशाखा 3 नंबर पर, और चौथे नंबर पर है बस 3 नंबर पर। तो मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि ग्रियर्सन ने 3 उपशाखाओं में विभाजित किया, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और उसके बाद है भीतरी उपशाखा। यानी कि ये कोई चीज़ है तो ये भारी होगी, उसके बाद इसके जो बीच में आएगी वो मध्य हो जाएगी, और उसके भी अंदर आ जाएगी वो भीतरी हो जाएगी। ठीक है, तो भीतरी, मध्य और बाहरी उपशाखा, 3 उपशाखाओं में वर्गीकरण किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो सर्वे इन्होंने किया था उसके अंदर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 उपशाखाओं में आधुनिक आर्य भाषाओं को विभाजित किया। तो बाहरी उपशाखा के अंदर इन्होंने क्या क्या डाला? तो इसके अंदर उत्तर पश्चिमी समुदाय,
एक दक्षिणी समुदाय और फिर पूर्वी समुदाय, यानी कि बाहरी उपशाखा के अंदर इन्होंने 3 समुदाय बना दिए। कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण और पूर्वी, यानी कि पश्चिम की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। तो उत्तरी पश्चिमी समुदाय के अंदर इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं डाली? लहंदा और सिंधी। और दक्षिणी समुदाय के अंदर हमेशा ये मराठी है, उधर भी मराठी थी और अब यहाँ पर भी मराठी, हारनले के अनुसार भी मराठी थी और यहाँ पर भी मराठी है। पूर्वी समुदाय के अनुसार उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। तो यहाँ पर बिहारी, असमिया और उड़िया, ये आप देख रहे होंगे, बंगला, असमिया और उड़िया, ये हारनले ने भी यही किया था पूर्वी के अंदर। और ये इनके अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार भी पूर्वी के अंदर उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया हैं। ठीक है। दक्षिण समुदाय के, ये तो थी बाहरी उपशाखा के अंदर। बाहरी उपशाखा में बांटा, बाहरी उपशाखा में 3 समुदायों में विभाजित किया। तो उत्तर पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय और पूर्वी समुदाय। तो दक्षिण समुदाय के अंदर मराठी भाषा, पूर्वी समुदाय के अंदर ये 4 शामिल कर दी और उत्तरी समुदाय के अंदर लहंदा और सिंधी। तो आई होप इतनी बार मैं इसीलिए रिवाइज कर रही हूँ कि हो सकता है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और याद करने में आसानी रहे। मध्य केंद्रीय उपशाखा के अंदर मध्यवर्ती एक ही समुदाय बनाया और उसमें पूर्वी हिंदी को डाल दिया मध्य के अंदर। ठीक है। तीसरी उपशाखा के अंदर इन्होंने फिर से कितने समुदाय बनाए? तो 2 ही समुदाय बनाए। भीतरी उपशाखा के अंदर 2 समुदाय बनाए, एक तो केंद्रीय समुदाय और एक पहाड़ी समुदाय। तो केंद्रीय समुदाय के अंदर पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 जो उपभाषाएं आती हैं, आप सभी को पता है, कन्नौजी, ठीक है, ब्रज, हरियाणवी, बांगरू, है ना, ये सारी अवधि इसके अंदर आती हैं। पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेसी और गुजराती, ये 6 भाषाओं को शामिल किया भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय के अंदर। किसने? ग्रियर्सन ने। उसके बाद पहाड़ी समुदाय के अंदर पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली, मध्य पहाड़ी के अंदर मध्य पहाड़ी या फिर केंद्रीय पहाड़ी या फिर पश्चिमी पहाड़ी। तो ये कोई ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछने वाला नहीं है। ठीक है। वैसे आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए इसे पढ़ लेना है। नहीं पता किसके अनुसार, किस विद्वान के अनुसार क्या प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की। अब एक और विद्वान आता है और जिसका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने ध्वनि और वर्गीकरण को आधार बनाया और क्या कहा कि ग्रियर्सन का जो वर्गीकरण है ना, उसकी इसने आलोचना की और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। यानी कि कहने की बात यह है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने जो ग्रियर्सन ने वर्गीकरण किया था, वो वर्गीकरण इनको नहीं भाया और इन्होंने अपना एक वर्गीकरण तैयार किया। किसके आधार पर? ध्वनि, वर्णों की ध्वनि और व्याकरण के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदिच्चे, प्रतीच्ये, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणायत्य। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन्होंने वर्गों में विभाजित किया। और 5 क्या क्या हैं? उद्दीची के अंदर है सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य के अंदर राजस्थानी और गुजराती को शामिल किया। मध्य देशीय के अंदर पश्चिमी हिंदी और प्राच्य के अंदर पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया। ये तो लगभग सभी का सेम है। दक्षिणात्य मराठी है। बस ये तीनों में आपको थोड़ा सा अंतर समझ के चलना है, जो सभी ने अलग अलग वर्गीकरण किया। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले हमने हारनले का वर्गीकरण पढ़ा और हारनले ने 4 भागों में विभाजित किया था, 4 वर्णों में विभाजित किया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, गोडियन। इनके अंदर ये भाषाएं आती हैं। उसके बाद हमने जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण पढ़ा और इन्होंने 3 उपशाखाओं में बांटा, एक तो बाहरी, एक मध्य और एक भीतरी उपशाखा। तो इसकी भाषाएं यहाँ पर आपके सामने हैं। उसके बाद बात करें, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उसमें इन्होंने 5 भागों में बांटा। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ी थोड़ी भाषाएं ना आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ग में कौन सी आती है। डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कौन सी भाषा को राजस्थानी का रूपांतरण माना है। तो आपको आंसर करना है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषाओं को किसका रूपांतरण माना है? राजस्थानी का रूपांतरण माना है। किसी भी प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानती हैं। आप सभी ने अपना अपना मत दिया है, तो इन मतों को आपको ध्यान से समझना है
और समझ क्रिएट करनी है। उदीची के अंतर्गत इन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की, तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना फिर से वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। तो अभी तक हम आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ताकि आप पढ़ें कि अरे उसने तो ये बताया है, ये तो उसमें बताई जाती है, तो आपके दिमाग में नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा अंततः। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए। सबसे पहले हमने हार्नले का पढ़ा, फिर हमने ग्रियर्सन का पढ़ा, ठीक है, ग्रियर्सन का पढ़ा, और ग्रियर्सन के बाद हमने सुनीति कुमार चटर्जी का पढ़ा, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने फिर से एक वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया और वो है धीरेन्द्र वर्मा का। तो धीरेन्द्र वर्मा ने थोड़ा सा उसमें सुधार किया और क्या अपना प्रस्तुत किया वर्गीकरण, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने भी वही 5 भाग किए, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणायन, यही 5 हैं। उदीच्य के अंदर सिंधी, लहंदा और पंजाबी, और प्रतीच्य के अंदर गुजराती। इन्होंने देखो यहाँ से गुजराती अलग निकाल दिया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने किया था, तो गुजराती को प्रतीच्य के अंदर यहाँ राजस्थानी भी शामिल किया था ग्रियर्सन ने, ठीक है, नहीं इसने सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जो हम पढ़ रहे हैं अभी धीरेन्द्र वर्मा ने, तो किसके अंदर रख दिया, केवल प्रतीच्य के अंदर गुजराती को रखा, और सिंधी, लहंदा और पंजाबी उदीच्य वर्ग के अंदर रखा। मध्य देशी के अंदर राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, तो ये सारी एक में ही आ गई हैं। और प्राच्य के अंदर उड़िया, असमिया और बंगला। दक्षिणात्य ये मराठी, ये तो सभी का सेम है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर आपको समझ के चलना है, अपने नोट्स बना ले साथ साथ। अब एक और अंतिम वर्गीकरण आता है और हम 5वां वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और सुनीति कुमार चटर्जी का पढ़ा, फिर उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा का पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे हरदेव बहारी का वर्गीकरण। तो हरदेव बहारी का जो वर्गीकरण है ये भी बहुत ही कम है। उसके बाद है हिंदी वर्ग। तो हिंदी वर्ग में इन्होंने मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी को इन्होंने शामिल किया। हिंदी तर के अंदर उत्तर और नेपाली, और अ हिंदी वर्ण वाले इन्होंने कौन कौन से बनाए, जो हिंदी वाले नहीं हैं, तो पश्चिमी जिसके अंदर पंजाबी, सिंधी और गुजराती, दक्षिण के अंदर सिंगली और मराठी, और पूर्वी के अंदर उड़िया, बंगला और असमिया। तो अ हिंदी वर्ग, जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता था वहाँ पर ये वर्ग बनाया। जब हिंदी भाषी वर्ग थे उनके अंदर इन भाषाओं को डाला, और हिंदी तर के अंदर उत्तरी नेपाली को डाला, ठीक है। उसके बाद एक और वर्गीकरण आता है भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण है ये हम पढ़ते आते हैं, और ये हम पढ़ भी रहे हैं, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट भी है, और पीजीटीएस टेट में भी, और हर जगह हर किताब में ये पढ़ते आते हैं। तो भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण, इन्होंने अपभ्रंश को आधार बनाकर जो है वर्गीकरण किया। तो अपभ्रंश के अंदर देखो, जिन्हें पश्चिमोत्तरी भाषा कहा जाता था, मैंने बताए थे तीनों नाम। पश्चिमोत्तरी के अंदर ब्राचड़ को हम पैसाची भी कहते हैं, कैके और टक, ये जो 3 थे इन्हें पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश कहा। और इनसे निर्मित जो भाषाएं हैं, यानी कि पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश से निकलकर जो भाषाएं आई वो हैं सिंधी, लहंदा और पंजाबी। उसके बाद मध्यवर्ती को इन्होंने शोरसेनी कहा, और शोरसेनी हिंदी के अंदर आप देखते हैं राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी को इन्होंने शामिल कर दिया। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि पश्चिमी हिंदी का प्रादुर्भाव किससे हुआ, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये आपको याद रखना है। अर्धमागधी का पूछे तो ये पूर्वी हिंदी का प्रादुर्भाव किससे हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का हुआ, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैंने इनकी क्या ट्रिक बना रखी थी, मागधी में 3 वर्ण हैं, ऐसे ही बिहारी में 3, बंगाली में 3 और उड़िया में 3, और असमिया समझ लें इसे, इसमें 4 हैं, वैसे आप मान लें इसे, ठीक है। और ये मैंने कैसे कर रखा था, तो इस तरीके से आप इन्हें भूलेंगे नहीं कभी भी। फिर देखो ये अर्धमागधी था, यहाँ ऊपर रह है आधा, तो पूर्वी में भी रह है, तो मैंने पूर्वी हिंदी कर रखा था। फिर मैंने एक और ट्रिक बना रखी थी, शोरसेनी में जैसे 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, मोटे तौर पर मैं बता रही हूँ ट्रिक की, तो राजस्थानी में 4, गुजराती में 4, पश्चिमी हिंदी पश्चिमी में
4, ठीक है। और पहाड़ी बस एक आपके लिए थोड़ा सा ऑप्शन बनता है, पहाड़ी को इसमें ऐड करना है स्वर श्रेणी में, और अस्मिया को मागधी जिसमें 3 वर्ण है उसमें बस। तो ऐसे याद रह जाएगा। बाकी आप अपनी ट्रिक बनाए तो उससे भी कर सकते हैं। और महाराष्ट्री यानी कि दक्षिण के अपभ्रंश से मराठी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे, और ये काफ़ी मान्य भी है, काफ़ी माना जाता है। और प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं आती हैं कि पंजाबी की क्या विशेषताएं हैं, तो इसे हम एक अगली वीडियो में और डाल देंगे सभी की। और उसके बाद फिर यहाँ से काम की चीज़ें आती हैं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों में बोली गई, तो इसे हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक भी टॉपिक है ना आपके लिए छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आज मैंने सिर्फ आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ाया है, और वो भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार पढ़ाया है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, धीरेन्द्र वर्मा, ग्रियर्सन, हारनले, सुनीति कुमार चटर्जी, सभी के अनुसार वर्गीकरण पढ़ाया, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।